हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके स्टार्टिंग से दे रहे हैं कि लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, पहले तो सेशन के शुरुआत में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन सेशन को फिर से शुरू कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, ताकि टॉपिक क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी बैटरी के अंदर होता है। पहला, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब बैटरी के अंदर होता है, अर्थात क्या होता है, सेल के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट का फ्लो करता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जो बैटरी के अंदर रहेगा। ये करंट कितना है, तो सबसे पहले आई लिख दिए। अब यहां पे कितना होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता, ये होता है V बराबर E माइनस आई आर, यानी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। ठीक है, तो सबसे पहला बात, मान लीजिए बैटरी है और बैटरी के अंदर में, मान लीजिए कोई भी बैटरी हो, ये नहीं कह रहे हैं कि एक बैटरी है, और किसी भी प्रकार की कोई बैटरी हो, उसके अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस का नाम होता है कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और आंतरिक प्रतिरोध को R द्वारा व्यक्त किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध को R द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय internal resistance denoted by R। ठीक है, यानी बैटरी के अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसमें लिखा जाएगा V बराबर E माइनस आई आर, जिसकी चर्चा भी हम लोग शुरू में कर रहे थे कि सबसे पहले कोई बैटरी है और बैटरी के अंदर में जैसे इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस होता है, उस बैटरी के अंदर में क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक अपोजिंग वैल्यू ऑफ करंट, जिसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट का कंडीशन कितना आएगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, लिखा जाएगा E बाई कितना, R प्लस R। अब इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा कितना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, अब जैसे ही इसको जानते हैं तो तब तरीका क्या है, जो बाहरी रेजिस्टेंस होता है, जो बाहर से कनेक्टिविटी के साथ होता है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जबकि जब बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात ये आ गया, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे अधिकतम शक्ति प्रमेय क्या है। देखिए, अधिकतम शक्ति प्रमेय की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बैटरी के पार्ट में तो अंदर में जो रहता है उसका नाम हमने बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। साथ में इधर में कितना आएगा, तो ईएमएफ है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R है। करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसमें करंट की वैल्यू दी गई है I। ये सेल होगा सर। जब ये सेल है तो सीधा सा बात हुआ कि इसमें R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है।
और अधिकतम शक्ति प्रमेय के अनुसार जब किसी स्रोत में टर्में दी जाती हैं तो आर का वैल्यू किसके बराबर आता है, आर के, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, उसे हम कहेंगे, उस समय शक्ति के अधिकतम वैल्यू को अधिकतम शक्ति प्रमेय कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करना है सेलों का संयोजन। देखिए, सेलों के संयोजन 3 प्रकार के हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। नंबर 1 लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेकेंड आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या है इसमें, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, यानी 3 तरह के सेल हैं, एक का नाम है सीरीज एंड कितना सेल के संयोजन की बात कर रहे हैं, सीरीज, पैरेलल एंड कितना मिक्स, ये तीनों को अटैच करना है। अब इसको समझना जरूरी है कि सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का तात्पर्य क्या है। अब इसके लिए यहां समझिए, अब सेलों के संयोजन में सबसे बड़ी बात क्या है, वेन इक्वल ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, सेम हो। जैसे बैटरी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। हो गया। अब इसमें n सेल कनेक्ट कर रहे हैं, हो गया। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। अब कितना सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर रहे हैं इसमें n सेल। कि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे ये दोनों के दोनों टर्म कैसे हैं, इक्वल हैं और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम कनेक्ट किए हैं सीरीज में। अब यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, R। इससे करंट का फ्लो कितना हो रहा है, I। यहां भी करंट का फ्लो कितना है, I। यानी किसी भी सर्किट में सबसे पहले करंट कितनी दी जा रही है, I, और यहां से ये सर्किट चल दिया। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो। ठीक है, तो अब बताइए, अगर सीरीज में जुड़ता है और 9 बैटरी रहेगा तो 9 से जितनी बैटरी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे कितना सेल है, n सेल, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है, लेकिन इनकी कुल संख्या कितना है, तो n, यानी कितना सेल जोड़ेंगे, तो n सेल, तो यानी टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा n × ए।
इस सेल की संख्या कितनी है n, तो ईएमएफ की वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा n इंटू ई। अब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है तो 6R, 5 7 है तो 7R, 8 है तो 8R, 100 रहेगा तो 100R, n रहेगा तो कितना 100 nr, 100R हो गया। अब ऐसे कंडीशन पे अब इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले समान विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की n संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है n संख्या, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। और ऐसा करते हैं तो सबसे पहले इस प्रतिरोध वाली कंडीशन से कितनी धारा प्रवाहित होती है I। तब अगर एक सेल रहता तो एक होता, दो रहता तो दो होता, यहाँ कितना है n, तो कितना सेलों की संख्या होगी n ई। यहाँ पे कुल परिणामी आंतरिक प्रतिरोध कितना है n r, यानी 4 गो रहेगा तो 4R, 5 रहा तो 5R, n रहा तो n r, राइट। अब आगे चलिए, अब बात आया कि प्रतिरोध R से कुल कितना, तो धारा का तो फॉर्मूला पता ही है, और धारा में पता होता था कि कितना टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, लिखेंगे टोटल ईएमएफ बाई कितना टोटल रेजिस्टेंस, इसका मतलब आया एन ई बाई आर प्लस एन आर, राइट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट था। अब जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन जान गए तो अब इसी को इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि इसमें कितना कनेक्शन था n सेल, और n सेल कनेक्टेड था तो क्या लिखेंगे I बराबर लिखा जाएगा n ई बाई कितना R प्लस एन आर की बात सीधा है, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, सीधा टर्म है यहाँ पे I बराबर टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कितना कह रहा है कुल विद्युत वाहक बल बट्टा में कुल प्रतिरोध, ठीक है, तो जोड़ दिए। अब लेकिन कंडीशन की चर्चा, कंडीशन की शर्त कि कब बेनिफिट होगा कब लॉस होगा, आइए यहां चेक किया जाए। केस 1, यदि R का वैल्यू बहुत बड़ा हो, इसमें R का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए तो क्या करिएगा, किससे बड़ा हो एन आर से, यानी एन आर जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, निग्लिजिबल। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो बताइए यहाँ पे I बराबर एन ई आर प्लस कितना है एन आर, और इस एन आर का वैल्यू कितना लिखा जाएगा, जस्ट इक्वल टू 0। I बराबर लिखा जाएगा एन ई बाई कितना आर। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n के साथ I, यानी सीधा सा टर्म आया, ये लिखा जाएगा I बराबर ई बाई आर, यानी प्रत्येक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इस सेल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो across each सेल, साफ साफ बोल दिया, एक सेल से निकलेगा।
तो यानी इसमें कितना, क्या ये बेनिफिट है कि लॉस है? अब ये कैसे पता चल करेंगे? तो अगर एक बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी, तो करंट कितनी होगी? आई। दो लगाएंगे कितना? 2i। इसका मतलब यह स्थिति लाभप्रद है। ठीक है, यानी दिस कंडीशन इज बेनिफिशियल, यानी सीधा सीधा बोला गया कि ये कंडीशन क्या है? बेनिफिट का है। अब इसी टर्म के बाद सेकेंड टर्म सोचते हैं, और ऐसा सोच लेते कि जो बाहरी था, जो बाहरी इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा था, उसका वैल्यू यदि छोटा होता तो क्या होता? केस नंबर 2, इफ आर है ये लेस देन होता एन आर से, तो क्या करते हैं? सीधा सा बात है, अगर ऐसा हो जाता तो आर का वैल्यू निग्लिजिबल होता, नगण्य होता, बहुत छोटा होता। और जब बहुत छोटा होता तो आई बराबर लिखा जाता एन ई बाई कितना? आर प्लस एन आर। अब आर प्लस एन आर आया तो एन आर जो दिख रहा है यहाँ पे, इसके कंडीशन में तो आर का वैल्यू तो हो गया 0, हो जाएगा। अब आई बराबर कितना आएगा? एन ई 0 प्लस एन आर, एन ई बाई कितना? एन आर, यानी आई बराबर कितना आ गया? आई। अब यहां कितनों बैटरी लगा देंगे, मान लीजिए 5 बैटरी भी लगा दिए, तो करंट कितना रहेगा? आई ही रहेगा। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि यन तो यन से कट जाता है, और जैसे ही कटा मतलब बैटरी के नंबर से इससे कोई मतलब नहीं है, और जब बैटरी के नंबर से मतलब नहीं होगा तो ये इंडिपेंडेंट होगा, तो कहेंगे क्या? यह स्थिति हानिप्रद है। दिस कंडीशन इज not beneficial। हो गया। कह रहे हैं सबसे पहला बात कि यह स्थिति लाभप्रद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितना बैटरी बढ़ाते जाएंगे, जितना एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतना करंट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जितना भी बैटरी लगा दीजिए करंट कितना मिलेगा? आई। अब बताइए सीधा सा, एक बैटरी से हमें करंट आई मिल रहा था, ठीक है, और 2 बैटरी भी लगा दे तो करंट कितना मिला? आई ही मिला। तो इसका मतलब 2 बैटरी लगाने से कोई फायदा? कह रहा है कि 3 भी लगाइएगा तो आइए मिलेगा। तो सीधा सा बात हुआ, अगर इससे बेनिफिट नहीं है, जितना वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसकी टर्म से कोई अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे पहला, जब भी कोई टर्म रहेगा यहाँ पे सीधे तौर पे ये कंडीशन बेनिफिट नहीं होगा। कितना भी बैटरी लगा ले, इसमें करंट में कोई भी बिहेवियर में टर्म में बदलाव नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला कहता है, करे कि जब सेल से भिन्न विद्युत वाहक बल एवं भिन्न आंतरिक प्रतिरोध जुड़े हो। अब बात ये आगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक बैटरी है और उसका विद्युत वाहक बल E1 है, एक और लगाएंगे, अलग लगा देंगे ऐसा। एक में इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक में E1, एक में R2, एक में E2। यहाँ आसान काम है। अब इससे कनेक्ट कर रहे हैं सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्ट। जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के बाद इसकी जो करंट होगी सबसे पहले आई होगी। यहाँ भी करंट कितनी होगी? आई।
ये रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ जो टर्म दिख रहा है इसकी टर्मिनल वोल्टता कितना लिखेंगे V1 और इसकी टर्मिनल वोल्टता V2। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर समय आपके करंट का वैल्यू क्या होता है सेम। ये बात आपको बहुत पहले भी बताई गई थी कि इसमें वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन करंट कैसा सेम। तो बता रहा है कि ऐसे स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, सेल की विद्युत वाहक बल कितना रहेगा। तो सेल की विद्युत वाहक बल इस कंडीशन में जरा चेक किया जाए। कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे करंट तो ठीक है, लेकिन पहले सेल की अगर बात किया जाए, पहले सेल से कनेक्टिविटी की बातें किया जाए कि पहले सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है और इसमें कितना वैल्यू आएगा। देखिए टर्मिनल वोल्टेज का बात किया जाए तो E माइनस कितना होगा R1 और इसमें लिखा जाएगा E1, करंट तो सेम रहेगा R1। सेकेंड बताइए दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता ये कितना आएगा V2 बराबर E2 और माइनस कितना IR2 हो गया। अब टोटल सेल ऐड करना है, यानी सीधा सा बात लिखा गया दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता और इसमें करंट सेम है, करंट की वैल्यू कितना है सेम, लेकिन करंट की वैल्यू ना सेम है बाकी का वैल्यू तो डिफरेंट लिया गया। जैसे और आप मान लीजिए कि सपोज दैट एक बैटरी ले लिए 24 वोल्ट का और एक बैटरी ले लिए 9 वोल्ट का, ठीक है करंट सेम आ सकता है, बहुत लंबे समय तक तो नहीं आएगा, सीरीज में कनेक्शन है। लेकिन अब यहाँ देखा जाए अगर इस तरह का टर्म है तो इसको लिखेंगे पहले सेल के लिए कितना V1 E1 माइनस IR1, यहाँ लिखेंगे V2 E2 माइनस IR2 आ गया। अब इसमें टोटल टर्मिनल पोटेंशियल यानी टोटल ऐड किया जाए तो कितना होगा, तो ऐड करिए तो लिखेंगे सेल की टोटल टर्मिनल वोल्टता, सेल की कुल टर्मिनल वोल्टता। अब बताइए और कुल लिखना है तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अब टोटल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले V आएगा, V1 प्लस V2, यहाँ आएगा I1 IR1 प्लस E2 IR2, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ माइनस हो गया R1 प्लस R2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, लिख दिए। अब लिखिए सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता ठीक है, यानी लिखा जाएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज की बात आएगी तो इसमें क्या लिखा जाएगा V बराबर E माइनस IR, इक्वेशन 2। समीकरण 1 एवं 2 से यानी फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 और साथ में R बराबर कितना R1 प्लस R2। जब ये आ जाएगा तो इसमें करंट की वैल्यू अप्लाई करना होता है, पता है ना। करंट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे E बाई R प्लस R। यदि आपको करंट निकालना है तब अलग अलग सेल दिया हो, दोनों बैटरियों को ऐड कर देंगे ईएमएफ को, तो दोनों सेलों ईएमएफ को ऐड कर देंगे और ईएमएफ को ऐड करके इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आपकी करंट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले अभी तक बताया जा रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब हुआ कि सबसे पहले श्रेणी क्रम में जब ऐड किया जा रहा है कब अनइक्वलिटी सेट पे, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट चलिए, अब आ रहा है सेलों के समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, प्लस सीरीज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सीरीज में भी दो कंडीशन था। एक था कि सबसे पहले इक्वल रहेगा और एक कितना है अनइक्वल रहेगा। ठीक है, एक इक्वल एक कैसा अनइक्वल। तो कह रहे क्या, जब सेल से समान विद्युत वाहक बल, समान विद्युत वाहक बल का मतलब ये सेम हो गया, यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन ये कनेक्शन किस में जोड़ना है, तो सबसे पहले समानांतर क्रम में। जब ये सेम रहेगा और जोड़ना है किस में, समानांतर में। देखिए याद रखिए, पहले जोड़ा गया था एन सेल और अभी जोड़ा जाएगा एम सेल। क्यों ऐसा कनेक्शन किया जा रहा है कि सबसे पहले एन सेल एम सेल की बात क्या है कि इसके बाद आने वाला है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें तीन टर्म है, सीरीज पैरेलल एंड कितना मिक्स। अगर सीरीज पैरेलल एंड मिक्स है, इसीलिए तो सबसे पहले इसमें सेलों के कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया गया। कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। हो गया। अब इसमें सेल है, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सेल को पहले जोड़ देंगे, अब इसके साथ अटैच कितना है, अब इसमें समान टर्म लिया गया, लेकिन यानी यम सेल समानांतर क्रम में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यानी अभी कितना कनेक्ट किए हैं, तो यम सेल किसमें समानांतर क्रम में, जबकि पहले वाला में बताया गया था एन सेल कनेक्टेड था। और इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी आई, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है आई। अब देखिए बात यह है कि सबसे पहले जब कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, करंट का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, करंट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू सेम रहता है। वोल्टेज का वैल्यू कैसा, सेम। अब जैसे ही अगर सेम रहता है, कह रहा है कि वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, वोल्टेज तो सेम है, लेकिन जब ऐसे टर्मों का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तब
अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम कितना है, आर डैश, और एक में कनेक्शन कितना है, 1/R। ऐसे लिख लीजिए 1/R डैश इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा है कि सबसे पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब इसका वैल्यू कितना, आर, सब सेम है। अब यहां पे भी डॉट डॉट है 1/R, लेकिन कितने सेल के लिए, तो यम सेल, यानी इसका वैल्यू लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/R डैश यम बाई कितना आर, यानी आर डैश बराबर कितना R/M। ठीक है, अब जरा सोचिए यहां पे करंट निकालना, और करंट का वैल्यू कितना है, टोटल ईएमएफ हो गया बाई टोटल रेजिस्टेंस। मतलब कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दिया गया। कह रहा है कि सीधा सा बात हुआ, इस कड़ी में कितना जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बाई कितना टोटल टर्न, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें सेल ई रहेगा। समानांतर क्रम में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम है। ठीक है, साथ ही साथ कितना है, ईएमएफ का वैल्यू सेम है, तो इसमें कितना आर प्लस आर डैश ई बाई आर प्लस लिखा जाएगा R/M। अब यहां निकाल सकते हैं, ई है यम आर प्लस R/M, ये लिखा जाएगा यम ई यम आर प्लस आर, ये टर्म आया। अब फिर चेक करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। यहां पर जब ऐसे कंप्लीट हो जाए ये सेल का, तो इसमें भी क्या करना है, इससे आपको कनेक्ट करना है। यानी कनेक्ट का मतलब क्या है, कनेक्ट का ये मतलब यहाँ पे है कि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन रहेंगे तो आप जैसे ही इसको लिखते हैं फिर आपको कंडीशन चेक करना है, केस 1 और केस 2। देखिए कैसे, केस 1, इफ आर का वैल्यू बड़ा है यम आर से, यानी यम आर का मान जस्ट इक्वल टू 0, ये नगण्य हो गया। जब ये नगण्य हो गया तो आई बराबर लिखेंगे यहाँ पे यम ई बाई कितना यम आर प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है 0, आर का नहीं जी, यम आर का वैल्यू 0 है, यम आर नगण्य है, तो आर का वैल्यू तो यहाँ बड़ा है, तो इसका यम आर का वैल्यू क्या हो गया 0। तो इस कड़ी में अब बताया जाए क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई बराबर यम ई
बाई कितना आर। इसका मतलब आया I बराबर एम ई बाई आर। इसका अर्थ क्या है, I बराबर एम के साथ I, एक कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब जरा चेक करिए, I बराबर ई बाई आर है। प्रत्येक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, यानी सीधा सा बात है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो each cell हो गया। देखिए अब यहां यम आया ना, यम सेलों की संख्या है, यम जो यहां पे है सेलों की संख्या है, मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तभी जब सेल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल। अब बताना यह है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। बात यह आया, क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें लिखना है यहां पे दिस कंडीशन इज बेनिफिशियल। यह स्थिति लाभप्रद है। साफ साफ बोला गया कि यह स्थिति कैसा है, लाभप्रद, बेनिफिशियल है। करें सीधे तौर पे कि यह कंडीशन हमेशा मेरे लिए क्या है, लाभप्रद है, ऐसी चर्चा इसमें कर दी गई। ठीक है, अगर ऐसी चर्चा कर रहा है कि सबसे पहले बेनिफिशियल है, तो क्या कभी लॉस भी हो सकता है। यहां तो यम सेलों की संख्या है, कंडीशन अप्लाई कीजिए। केस नंबर 2, इफ यम आर ग्रेटर देन आर। अब यम आर का वैल्यू बड़ा है किससे, आर से। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, तो इसका मतलब निकल के आया कि आर का मान कितना है, 0। और जैसे ही आर का मान 0 आएगा तो यहां करंट की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एम ई एम आर प्लस आर। अब बताइए अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में किसका वैल्यू 0 होगा, एम आर का। तो आई बराबर कितना आ गया, एम ई। अब आई कितना, एम आर। एम से तो एम कट जाएगा, और जब कट गया तो क्या बचा, ई बाई कितना, आर, यानी वैल्यू कितना, आई। अब बताइए सीधा सा, यहां पे सेल ही नहीं है, मतलब 5, 7, 6 संख्या से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट हुआ, तो क्या बोलेंगे कि यह स्थिति हानिप्रद है। दिस कंडीशन इज नॉट बेनिफिशियल। यह स्थिति क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, हानिप्रद। सीधा सा बात हुआ कि लॉस हो रहा है, लेकिन जिसमें सेलों की संख्या बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सीधा सा बात होता है जब करंट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तभी इंक्रीज करेंगे जब सेलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके केस नंबर 2 को चेक किया जाए, क्या दी गई। जब सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध भिन्न हो। अब बात बड़ा टर्म की है,
कह रहा है कि ऐसा है कि यहां पे जो टर्में दी गई हैं ये क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जब सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, तो क्या करिएगा। जब आंतरिक प्रतिरोध भिन्न रहेंगे तो क्या, तो आइए जरा चेकआउट किया जाए। देखिए समानांतर क्रम में हमेशा पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन रुक जाइए, ठीक है, एक कनेक्शन यहां से दे रहे हैं। हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया ईएमएफ, यहां अटैच कर रहे इंटरनल रेजिस्टेंस और कितना ईएमएफ, ठीक है। अब एक के लिए लिखेंगे तो यहां नाम आएगा R1 E1, यहां R2 E2। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है R, करंट की वैल्यू क्या होगी I, यहां भी करंट की वैल्यू I। करंट दो पार्ट में बटेगा, ठीक है, यहां भी करंट बट जाएगा दो पार्ट में I1 I2, फिर ये सम्मिलित हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले यहां जो टर्में दी गई हैं इसका अर्थ बहुत तगड़ा है। ये इसलिए तगड़ा है कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन दिया गया है कह रहा है कि सबसे पहले विद्युत वाहक बल यानी बैटरी अलग अलग है जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, पैरेलली, यानी जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद कितना हुआ, करंट जो है कितने भागों में यहाँ बट रहा है, दो भागों में। अब ठीक है, अगर दो भागों में बढ़ता है तो करंट की टोटल सम कितना होगा, तो I बराबर जोड़ा जाएगा I1 प्लस I2। कह रहा है कि वेन टू सेल, एक सेल ऑफ EMF कितना E1 एंड E2 है, विच इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। करंट का कितना है, एक सेल से I1 जबकि दूसरे सेल से कितना I2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। अब इस बात को हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। माना कि दो सेल, माना कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 हैं तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध, इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 हैं। प्रथम सेल से I1 धारा एवं द्वितीय सेल से I2 धारा प्रवाहित हो रही है।
प्रतिरोध या परिपथ लिखिए, परिपथ से प्रवाहित मुख्य धारा, परिपथ से प्रवाहित मुख्य धारा I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण ऐसा हमने मान लिया। जैसे ही ऐसा चुना गया कि एक से कितनी धारा है I1 जबकि दूसरे से कितनी धारा है I2, तो कुल धारा कितनी होगी, तो सीधा बात आएगा I बराबर I1 प्लस I2। चलिए अब यानी अब निकालना क्या है, I1 प्लस I2। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 1, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 1, साथ में लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 2। ठीक है, यानी सीधा सा टर्म आया सेल 1 की टर्मिनल वोल्टता, सेल 2 की टर्मिनल वोल्टता, राइट। तो अब इसमें सेल 1 की टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो V इक्वल टू E माइनस IR। तो इसमें EMF तो अलग है I1, करंट है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो I1 निकालने का तरीका क्या है, तो I1 के साथ R1, E1 के साथ V। I1 बराबर लिखेंगे E1 बाई V बाई R1, अलग अलग कर देंगे, E1 बाई R1 V बाई R1 लिख दिए। अब जरा सेकेंड सोचिएगा, इसमें आएगा V बराबर E2 माइनस I2, I2 के साथ R2, यानी I2 R2 बराबर E2 माइनस V। यहाँ आ जाएगा I2 E2 माइनस V बाई कितना R2, यानी I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे E2 बाई R2 V बाई R2। अब ऐसा आया, एक आया I1 का वैल्यू और एक आएगा R2 के वैल्यू। आप सिमिलरली भी कर सकते हैं, यानी जब जोड़ना ही रहता है तो इसमें एक I1 हुआ तो एक कितना I2, प्रथम सेल के लिए E1 और द्वितीय सेल के लिए E2। ठीक है, जब इतना आ गया तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, यानी क्या कह सकते हैं इसको, कहेंगे समीकरण 1 में I1 एवं I2 का मान रखने पर putting the value of I1 and I2 in equation 1 रख दिया। जैसे ही रखा तो क्या आएगा, यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, ऐसा हमने लिया। अब I1 का वैल्यू कितना है, E1 बाई R1, साथ में V बाई R1, 2 के लिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा E2 बाई R2 V बाई R2। अब दोनों को अटैच कर दीजिए एक साथ,
दोनों को अटैच, क्या आएगा, प्लस वाले को एक साथ E1 R1 E2 R2 माइनस भी 1/R1 1/R2। ठीक है, अब यहां पे कितना आ गया, R1 R2 माइनस R1 R2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, आई का वैल्यू। ठीक है, अब जरा देखा जाए। ठीक है, अब जरा आइए, इसके बाद सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, सेल की टर्मिनल वोल्टता यानी टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। अब टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल का मतलब क्या, सीधा लिखेंगे V बराबर E माइनस आई आर। तो कितना हो गया, यहाँ पे आई आर बराबर E माइनस भी, तो I बराबर कितना आया, E माइनस V बाई आर, E बाई आर V बाई आर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब कंपेयर करना है इक्वेशन 2 and 3, यानी कैसे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, इसमें कंपेयर करेंगे किसको, 2 और 3 को। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, सेट आउट हो गया। देखिए अब तो समस्या आ गई ना, तो E का वैल्यू आएगा इसमें, तो सेट ही आउट हो गया, बड़ा दिक्कत होगा। चलिए I से I था बराबर E बाई आर था, समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, E बाई आर आया, इसमें आया था E2 के साथ R1। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, क्या हुआ कि हमने हटा दिया उसको, तो ये आया था कितना आपके पास, ये आया E1 बाई R1, तो इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा E1 के साथ R2 प्लस E1 के साथ कितना R2 और E2 के साथ R1 बाई R1 इंटू R2। इसके सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, तो इसके सेकेंड पार्ट में आएगा 1 बाई आर। थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, हमने ध्यान ही नहीं दिया, आउट कर दिया और समराइज करके लिख रहे हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम लिखेंगे तो R1 इंटू R2, R2 प्लस R1, R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसा हमने अटैच किया। अब इस कॉम्बिनेशन को यहां लेकर आएंगे, जब उस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या होगा,
बाई R1 R2 इंटू R, E1 के साथ R2, R1 R2, R का वैल्यू दिया हुआ है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, कट कर देंगे E1 के साथ R2, E2 के साथ R1, ये आ जाएगा R1 प्लस R2, ये आपका फार्मूला हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या हुआ कि सबसे पहले दो डिफरेंट सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक डिफरेंट थे, उससे ये मान भी एग्जिस्ट कर गया। क्या बिल्कुल सही है? चलिए, तो इसको कवर कर लिया गया। अब अगला तीसरा कॉम्बिनेशन है, उसे भी कंप्लीट कर देते। तीसरा कॉम्बिनेशन है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। थर्ड कॉम्बिनेशन का नाम है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए, जब सेल के मिश्रित क्रम संयोजन की बात आता है तो सबसे पहले इसमें सीरीज भी होगा और साथ में पैरेलल भी होगा। अब कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखा जाए, पहले सीरीज के साथ भी जाना है और पैरेलल के साथ भी जाना है, और इसमें n सेल कनेक्ट करना है सीरीज में और m सेल कनेक्ट करना है पैरेलल में। बस सीधा सीधा बात है कि n सेल कनेक्ट करेंगे सीरीज में और m सेल कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। यहां देखिए, अब इसमें m सेल कनेक्ट कर रहे हैं सर, जोड़ दिए। m सेल कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, अब इससे कनेक्ट किया जाए। हो गया। अब इसमें कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस, हो गया। अब इसमें रेजिस्टेंस कितना है R। अब देखा जाए, यहाँ पे m सेल कनेक्टेड है सीरीज में और n सेल कनेक्टेड है पैरेलल में, यानी m सेल कनेक्टेड है पैरेलल में और n सेल कनेक्टेड है सीरीज में। मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा? n सेल सीरीज में, यानी कह रहा है कि n सेल कनेक्टेड इन सीरीज और m सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हुआ? तो m इंटू n लिखा जाएगा। इसमें कितना m इंटू n सेल। ठीक है जी, यानी टोटल सेल कितना होगा? m इंटू n सेल। अब बात यह आता है कि मिश्रित क्रम क्यों करेंगे? तो देखिए, सीधा सा बात है, हाई वोल्टेज के लिए जैसे ही हाई वोल्टेज होगा इसका वैल्यू कितना होगा? चेंज होगा। और हाई वोल्टेज रहा तो सीधा सा बात हुआ, यहाँ पे कितना रहेगा? तो सीधा टर्म कह रहा है कि m सेल कनेक्टेड है सीरीज में और n सेल कनेक्टेड है किस में?
पैरेलल में। जब इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ सकते हैं देखा जाए। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, जब भी n सेल m सेल जोड़ा जाता है इसमें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सीरीज में टोटल कितना है और सीरीज में आंतरिक प्रतिरोध कितना है। जैसे इसमें कड़ी जोड़ेंगे, कह रहे हैं कि समान विद्युत वाहक बल यानी कि E, समान आंतरिक प्रतिरोध किसमें कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में। यदि प्रत्येक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इस प्रकार के समूहन में n सेल कनेक्टेड है। कितना सेल, n, तथा m सेल कनेक्टेड है किसमें, समानांतर क्रम में। m सेल कनेक्टेड है समानांतर में, n सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल सेल कितना होगा, कुल सेलों की संख्या। कुल सेलों की संख्या हो जाएगा इसमें m इंटू n। करे कुल सेलों की संख्या कितनी होगी, तो सीधा सा बात है m इंटू n। m सेल पैरेलल में और n सेल किस में, सीरीज में, दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कह रहा अगर ऐसा है तो इसमें कितना हुआ, पूरे संयोजन में परिणामी विद्युत वाहक बल कितना हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले n इंटू सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन पहले कनेक्ट कर लिए, कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहला बात इसमें चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, जोड़ दिए। जब श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो सीधा सा बात आएगा कि पूरे संयोजन में कितना सेल, n इंटू ई सेल। ये एक जोड़ेंगे, इसे 1 2 3 4 सीरीज में ऐड होता है, ऐड करेंगे तो कितना होगा, n। अब ऐसे कंडीशन में अब इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। से यहां तक तो लिख दिए। अब पूरे संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध, थोड़ा सा एडिट करना भूल गए हैं, चलिए सिस्टमेटिक लिख देते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसका मान होगा n इंटू आर। हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हुआ, n इंटू आर। ठीक है, अगर n इंटू आर है तो सबसे पहला बात कॉम्बिनेशन देखिए। जब इसमें आप रेजिस्टेंस निकालेंगे किसमें, तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या आएगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाने के लिए सबसे पहला बात आपको चलाना पड़ेगा 1/r डैश बराबर 1 में nr कितना सेल है सर, m सेल। यानी यहां पे m सेल कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सबसे पहला बात जैसे ही अटैच करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी 1/r डैश में कितना होगा, तो r डैश इक्वल टू कितना है,
एन आर बाई एम। अब इसमें करंट निकालना है, धारा, टोटल ईएमएफ बाई कुल विद्युत वाहक बल अब बटा में कुल प्रतिरोध आएगा। तो अब बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, एन इंटू ई, आर प्लस आर डैश, आर प्लस अभी कितना है आर डैश। अब इस आर डैश के वैल्यू को पुट करना होगा, अब इसके आर डैश के वैल्यू को पुट करना होगा। तो बताइए क्या आएगा, तो इसमें करंट कितना है आई, ये आएगा आर, आर डैश का वैल्यू एन आर बाई एम, आई बराबर एम आर बाई एम हो गया। अब इसको आगे तक ले चलिए, ये काम का टर्म है, आपके लिए यूजफुल होगा। ये जो टॉपिक दिख रहा है ऊपर में, ये आपके लिए उपयोगी होगा जब इसको मिक्स कॉम्बिनेशन में धारा निकालेंगे तब। या इसको बेटर रहता है आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इस यम को ऊपर ले जाइए, कंप्लीट है, यानी सीधा सा बात हुआ एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, एम एन ई बाई कितना एम आर प्लस एन आर। अब बात ये आया कि हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी मिक्स कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं करंट की वैल्यू मैक्सिमम, यानी मिक्स कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि करंट की वैल्यू कैसा है मैक्सिमम। और करंट की वैल्यू मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना होगा, बात यह है करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, आई का मान अधिकतम, यानी मैक्सिमम, और आई की मान अधिकतम के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम करना होगा। साफ साफ बात है कि इसका मान कैसा न्यूनतम, न्यूनतम यानी कितना लिखेंगे तो मिनिमम लिख देंगे। कह रहा है आई के मान अधिकतम के लिए आई एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम। अब बताइए सीधा, अगर ये घटे कैसे भाई, प्लस में ना है, ये तो पॉजिटिव में है, क्या करोगे आप, तो इसके लिए यहां कुछ नियम अप्लाई कर देंगे, एम आर प्लस एन आर। अब आगे बढ़ा दीजिए, एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जितना स्क्वायर जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे क्योंकि हमको माइनस करना है इसको, एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, इसमें माइनस कर रहे हैं कितना देखिएगा, 2 एम आर साथ में एन आर प्लस 2 एम आर साथ में एन आर हो गया। अब ये आ जाएगा किस फॉर्मूला पे, तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखेंगे तो क्या आएगा एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर प्लस
2 आएगा, एम आर साथ में कैसा एन आर। अब देखिए कह रहा है कि एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए यह आवश्यक है कि एम आर माइनस एन आर का मान किसके बराबर 0। यानी सीधे तौर पे कह रहा है कि सबसे पहले फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर, ठीक है, एम आर माइनस एन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी सबसे पहले मिनिमम लाना है, अगर मिनिमम नहीं आएगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पे शर्त लगाया गया है एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए यह आवश्यक है कि इसके दिए गए मान क्या हो, 0 हो। तो आइए यहाँ समझते हैं। यानी एम आर माइनस एन आर का मान क्या होगा 0, स्क्वायर करने पे तो लिख दीजिए यहाँ कितना आया एम आर साथ में एन आर स्क्वायर करने पे 0, तो ये आ जाएगा एम आर साथ में कितना आएगा एन आर। यानी सीधे तौर पे लिखा जाएगा एम आर बराबर में कितना एन आर, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, कितना आ जाएगा ये एम आर बराबर एन आर। तो यानी आर बराबर कितना आएगा एन आर